जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है क्रॉन पब्लिकेशन का, और इससे पहले मैं 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और इविटेरिया प्रैक्टिस बुक मैं समाप्त कर चुका हूं, उसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, वो पूरी तरह से कंप्लीट है। दोस्तों, यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और आपको रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी मैं अपलोड कर चुका हूं, उसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और वह रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 से संबंधित है। दोस्तों, यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी में और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, और साथ ही करंट अफेयर का मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ दोस्तों स्पीडी बुक से। उसमें 1 लाइन के फॉर्म में मैं पूरे साल भर का करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद स्पीडी का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे मैं ला रहा हूँ। यदि आप उसे देखना चाहते हैं और अपने करंट अफेयर को रिवाइज करना चाहते हैं पूरे साल भर के करंट अफेयर को, तो मैं उसका लिस्ट बना चुका हूं। दोस्तों, आप उसे जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ जाकर करंट अफेयर देखें और अपनी तैयारी में करंट अफेयर को और मजबूती प्रदान करें। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगा। दोस्तों, निश्चित रूप से सहायता मिलेगा, आप लोग उसे देखें। और तो चलिए, और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, जहाँ भी ग्रुप है हर ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 क्रॉन पब्लिकेशन का। ये फर्स्ट प्रश्न क्या है आज इसमें दिया गया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में पहला प्रश्न आज है, मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि हम देखें तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है जो ग्रेट गैनरी है, यानी विशाल अन्नागार है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विशाल अन्नागार है जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। क्या? विशाल अन्नागार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 2 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 की ओर दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते शब्द है जो आपको मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं थर्ड प्रश्न की ओर। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो आपको फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। दोस्तों, आगरा के फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का दरगाह है। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। अकबर ने इस समाधि का निर्माण संत के सम्मान में वर्ष 1580 से 81 के बीच करवाई थी, और जहांगीर ने अपने कार्यकाल में इसे पुनः संगमरमर में परिवर्तित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 4 नंबर प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है। तो पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना कौन होंगे। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। यदि हम देखें महात्मा गांधी के एक्सपेरिमेंट इज माई ट्रुथ विद ट्रुथ किनका है। तो महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है। यदि विजय लक्ष्मी पंडित के पुस्तक के बारे देखें हम, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसका लिखा हुआ है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की पुस्तक की रचना की है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अप्रतिम नायक है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्य का नामांकन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है। तो आयरलैंड के संविधान से है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या
250 होती है दोस्तों। राज्यसभा में कितना अधिकतम होगा सदस्यों की संख्या? 250। और अनुच्छेद 80 में यह उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद 80 में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्यसभा के सीटों की संख्या अधिकतम 250 होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 250। यदि हम देखें इनमें से 250 में से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा, बाकी बचा 238 सदस्य हैं जो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं, 238 सदस्य। और वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी दोस्तों। पहला सत्र कब शुरू हुआ था राज्यसभा का? 13 मई 1952 को। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न की ओर, शनि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह है, तो शनि सूर्य से दूरी के क्रम में कैमा ग्रह है? तो शनि है जो सूर्य से दूरी के क्रम में छठा ग्रह है। शनि सूर्य से दूरी के क्रम में कितना है? तो छठा क्रम में है। सबसे पहले कौन होगा? तो बुध होगा दोस्तों, बुध। उसके बाद कौन आएगा? पूरा मैं लिख नहीं सकता हूँ। उसके बाद शुक्र, बुध शुक्र मैं बता देता हूँ। उसके बाद पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद शनि है, शनि। उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, अरुण, उसके बाद वरुण। तो ये आपका हो गया सूर्य से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा, सातवां, आठवां। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पहला सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति है, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो छठे नंबर पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, छठे नंबर पर। यदि आकार के रूप में देखें, ग्रहों में आकार के रूप में देखें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, और शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होगा। आकार के रूप में देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होगा कौन? शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होगा। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। शनि सूर्य से दूरी में छठा स्थान है और औसत व्यास पृथ्वी के 9 गुना से थोड़ा ज्यादा है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन है जो शनि का सबसे बड़ा ग्रह और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड। यदि आपसे डॉन्स के बारे में पूछते, डॉन्स किसका है? डॉन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डॉन्स कहते हैं। प्रेरी आपसे पूछते तो प्रेरी किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज। और पंपाज अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास। स्टेपिज यूरोप के घास के मैदान को स्टेपिज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? 8 का ऑप्शन नंबर डी बेल्ड। 9 नंबर प्रश्न की ओर। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो किस क्षेत्र से है? तो उस क्षेत्र का नाम क्या है वो प्रश्न दिया गया है। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन यदि हम देखें तो किस क्षेत्र से है? तो वह फल से है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। गोल्डन रिवॉल्यूशन फल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वर्ष 1991 से 2003 के बीच में की अवधि को स्वर्ण क्रांति काल माना जाता है। इस अवधि के नारियल, आम, काजू और विभिन्न प्रकार के फलों की उत्पादन में तिलहन अग्रणी देश बन गया है। तिलहन उत्पादन को क्या कहते हैं? तो तिलहन उत्पादन को क्या कहते हैं? तो पीली क्रांति कहा जाता है। तिलहन के उत्पादन को पीली क्रांति कहते हैं। ठीक है। मछली उत्पादन को नीली क्रांति कहते हैं दोस्तों, और अंडा उत्पादन को रजत क्रांति कहते हैं। तो फल के उत्पादन को स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की ओर। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? तो भारत सरकार के लिए बैंकर का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक है जो भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई है, तो कौन से युद्ध के माध्यम से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई है? तो यदि हम इसमें देखें
तराइन का जो द्वितीय युद्ध रहा था, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के साथ मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और साथ ही भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें मैच किया करने के लिए दिया गया है। तो यदि हम इसमें मैचिंग देखें, अलाई दरवाजा जो दिल्ली में स्थित है, अलाई दरवाजा वो कहाँ किसने बनवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया है, सही है। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है वो अकबर ने बनाया है, बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में वो अकबर ने बनाया है। और मोती मस्जिद आगरा में है, आगरा में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनाया है। और मोती मस्जिद दिल्ली में है जो औरंगजेब ने बनाया है। मोती मस्जिद दिल्ली में है जो औरंगजेब ने बनाया है। यदि इसको देखें तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो वो किसने किया था हिंदू कॉलेज की स्थापना? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे 1817 ईस्वी में। कब? 1817 ईस्वी में। मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने किया थे। मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने 1875 ईस्वी में अजमेर में किया था। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में ही की गई थी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में किया गया था दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय के साथ 1817 ईस्वी में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, यदि इसमें देखें हम प्रश्न नंबर 14 की ओर। इसमें कहा गया वर्ष 2019 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वर्ष 2019 भारतीय इतिहास से किससे संबंधित है? तो इसमें जालियांवाला बाग त्रासदी हुई थी। वर्ष 2019 में जालियांवाला बाग त्रासदी हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन जालियांवाला बाग कांड हुआ था अमृतसर स्थित जालियांवाला बाग में। रॉल एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा जनसभा पर जनरल डायर ने गोली चलवा दिए थे। तो ऑप्शन नंबर, और इस जो गोली चलवाया था कौन? जनरल डायर ने गोली चलवाया था, जनरल डायर ने। और उस समय जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल ओ डायर थे, मतलब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर। जबकि सैनिक अधिकारी जिसने गोली चलाई थी उसका नाम रेगिनाल्ड एक्स डायर था, रेगिनाल्ड एक्स डायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। 15 में कहा गया है बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे, मद्रास एवं कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कब हुई थी? 1861 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1861 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 16 नंबर, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो भारत की किस प्रदेश की सीमा 3 देश से मिलती है? तो भारत की वो सिक्किम की सीमा है जो 3 देशों से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है सिक्किम की सीमाएं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? वह है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग संगपो के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यारलुंग संगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है या सियांग कहा जाता है। दिहांग या सियांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। और इस नदी का ब्रह्मपुत्र नाम से नामकरण असम में किया जाता है। लोहित एवं दिसांग नदियां के दिहांग से मिलने के उपरांत होता है। तो कौन है? संगपो। और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी नाम असम में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न की ओर। कैरोलिन बटोरजी मोटर्स मेल्डेन के वेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 222 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो किस श्रेणी में इन लोग के 222 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन तीनों को 222 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की ओर। यदि प्रश्न नंबर 19 को देखो तो इसमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 19 में दिया गया है कि आपको एक ही वर्ष में 2 अलग अलग फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री है। तो एक ही वर्ष में 2 अलग अलग फिल्म के लिए
सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री कौन है? तो एकमात्र अभिनेत्री कंगना रनौत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कंगना रनौत 3 बार यह पुरस्कार जीत चुकी है। वह एक ही वर्ष में 2 अलग-अलग फिल्म के लिए सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है, टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो टेलीमानस पहल है जो किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी पहल है? तो टेलीमानस पहल यह मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी पहल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी ये पहल है टेलीमानस पहल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, यह सेवा 20 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है। 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 21 में ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कितना है? वस्तु एवं सेवा कर कितना लगाया गया है ऑनलाइन गेमिंग में? तो 28% लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑनलाइन गेमिंग में 28% लगाया गया वस्तु एवं सेवा कर, और कितना 28%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 22 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो 135वां स्थान है भारत का जेंडर गैप रिपोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? तो 135वें स्थान पर है भारत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 135वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न में, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब जीतने वाला कौन सा टीम है? तो वह है भारत है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब जीतने वाला टीम भारत है, और भारत ने रिकॉर्ड 8 बार एशिया कप का टाइटल जीता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो उदय उमेश ललित ने 27 अगस्त 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और यदि वर्तमान में हम देखें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो धनंजय वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ हैं जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, उदय उमेश ललित। 25 में कहा गया इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 में निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो उन्होंने 70 वर्ष और 7 महीने तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 70 वर्ष और 7 महीने तक शासन किया था। रिकॉर्ड ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड उनकी परदादी महारानी विक्टोरिया के पास था, जिन्होंने 63 वर्ष और 7 महीने और 2 दिन तक शासन किए थे। तो सबसे ज्यादा शासन करने वाली कौन बनी? तो वह है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत का सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बिहार के पितृपक्ष मेले में जो गया में, बिहार के जो गया है विष्णुपद के पास यह बनाया गया है दोस्तों रबर बांध। गया जी बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गया जी बांध और स्टील फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है यह रबर बांध। ऑप्शन नंबर ए बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से है? तो यह इनमें से कोई भी क्षेत्र से नहीं है। मून लाइटिंग है आईटी कंपनी विप्रो ने जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आईटी कंपनी विप्रो ने जारी किया है मून लाइटिंग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 28 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? तो पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है, यह प्रश्न पूछा था। तो पटकाई पहाड़ी से कौन सा राज्य जुड़े हुआ नहीं है? तो पटकाई पहाड़ी से त्रिपुरा राज्य जुड़ा हुआ नहीं है। पटकाई बूम जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। त्रिपुरा है जो पटकाई बूम पहाड़ी से अलग है। पटकाई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है दोस्तों। यह सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। पटकाई पहाड़ी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। यह त्रिपुरा से संलग्न नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 29 नंबर में डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? 29 में देखें डाफर जनजाति कहाँ है? तो गुजरात में पाई जाती है डाफर जनजाति।
गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है डाफर जनजाति। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। डाफर जनजाति गुजरात के सौराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। तो किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर सबसे न्यूनतम होता है, तो यह न्यूनतम किस अक्षांश में होता है, तो भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की 15वीं 2011 जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की आबादी में ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया है। ऋणात्मक विकास दर्ज की गई है कौन सी राज्य की आबादी में, तो वह है नागालैंड राज्य की आबादी में ऋणात्मक विकास दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, नागालैंड की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 32 नंबर प्रश्न की ओर। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो 1946 में संपन्न हुआ था, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूर्वी बंगाल से, किससे, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे डॉक्टर भीमराव ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना 1970 में की गई। 1970 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1977 में की गई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 34 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है किस देश के नागरिक द्वारा या नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या कहा जाता है। तो उस देश का क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। उस देश को क्या कहते हैं, जीडीपी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि इस घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इस घटनाओं को कालानुक्रम में यदि व्यवस्थित करें तो दिया गया है सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर उसके बाद हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद गरीबी हटाओ। तो इसमें हम यदि देखें हरित क्रांति सबसे पहले क्या है, इसमें यदि हम देखें हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का 1966 से लेकर के 1966 से 67 तक, 66 से 67 ईस्वी तक हरित क्रांति का दिया गया है। ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखें तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है दोस्तों। कब, 1969 में किया गया है। उसके बाद यदि देखिए गरीबी हटाओ तो 1974 में गरीबी हटाओ का 1974 में दिया गया है गरीबी हटाओ। 74 से 78 तक दिया गया था गरीबी हटाओ। ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने 1971 में दिए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले दिए थे और इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मुख्य लक्ष्य में शामिल किया गया था। नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का किसके तहत, तो इंदिरा गांधी जी के तहत 1971 में, लेकिन इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया। तो इसे यदि मैच करें दोस्तों, सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में। इसमें कहा गया है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। नया पैसा कब पैसा हो गया। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ जो प्रचलित हुआ नया पैसा वो कब पैसा हो गया, ये प्रश्न पूछा है। तो नया पैसा वर्ष 1964 में पैसा बन गया। मुद्रा के दशमलव प्रणाली में नया पैसा कब बना, तो वर्ष 1964 में बन गया। वर्ष 1964 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नया पैसा बना वर्ष 1964 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कहा जा रहा 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की प्रचलन में आई। मुद्रा की जो दशमलव प्रणाली है वो प्रचलन में कब आई, तो 1957 में आई। ठीक है। 1957 में। 1957 से 74 तक टकसाल में उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा जाता था और 1964 में के बाद नया पैसा से यह पैसा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2026 से जोड़ा गया है। तो आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में किस मुद्रा को 2016 में जोड़ा गया है, तो यह कौन सी मुद्रा है, रेन मिनवी मुद्रा को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में 2016 में कौन सी मुद्रा को जोड़ा गया, तो रेन मिनवी को जोड़ा गया है। रेन मिनवी जो चीन का युआन है उसी का नाम रेन मिनवी भी है। 5वीं मुद्रा के रूप में जोड़ा गया है रेन मिनवी को। इसके अलावा 4 मुद्रा है, डॉलर, यूरो, येन, पौंड
डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और उसमें एक रेन में भी जोड़ दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फाउंडेशन एवं एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्री के अंतर्गत आती है, तो यह है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है और ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों 39 में कहा गया है निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। निसार इसरो और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। भारत और अमेरिका के द्वारा नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार का फुल फॉर्म है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो एनएमडीसी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो यह है निखत जरीन को एनएमडीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निखत जरीन को, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, निखत जरीन को घोषित किया है। यह भारत के स्टार महिला बॉक्सर है निखत जरीन। क्या है, यह बॉक्सर खेल से संबंधित है निखत जरीन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 41 में विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। यदि हम इसे लिखे विश्व टूना दिवस, तो विश्व टूना दिवस है जो 2 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विश्व टूना दिवस पर्यावरण और विश्व के अर्थव्यवस्था के लिए टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 22 में कहा गया है मतई समुदाय का संबंध किस राज्य से है। तो मतई समुदाय का संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुर से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मतई समुदाय का संबंध मणिपुर से है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य का बहुसंख्यक समुदाय है मतई, और ये मणिपुर के मूल निवासी कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 43 में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर बना है। तो कौन सा शहर बना है, 5वें शहर का मेजबान कौन सा है, तो इसका मेजबान बनने वाला देश कौन है, तिरुवनंतपुरम बना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान तिरुवनंतपुरम बना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। समुद्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को किस राज्य में, ओडिशा में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को ओडिशा में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 46 नंबर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें दिया गया महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो महिला हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीतने वाला देश कौन है, भारत है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत ने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें प्रश्न नंबर 47 में दिया गया भारत के राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है। भारत के राष्ट्रीय खेलों का 37वां आयोजन गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गोवा में भारत के 37वें खेलों का राष्ट्रीय आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन है, तो नाथन लियोन है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नाथन लियोन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, नाथन। प्रश्न नंबर 49 में पीएम मोदी ने किस राज्य में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है, तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण का उद्घाटन किए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 50 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल
किस खिलाड़ी ने जीता है? तो विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विंबलडन का किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने 2023 का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्लोस अल्कराज। तो देखिए 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो 2024 में जो ग्रैंड स्लैम का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल में विजेता कौन है? तो जैनिक सिनर है। जैनिक सिनर 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। जैनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? तो इटली के रहने वाले हैं। उप विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव। महिला एकल में 2024 में यदि महिला एकल का देखें तो वो किसने जीता था? महिला एकल 2024 में जीतने वाले हैं डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डेनियल मेदवेदेव हैं जो महिला सॉरी पुरुष एकल में डेनियल मेदवेदेव उप विजेता हैं। और विजेता कौन है? जेनिक सिनर। मेंस टाइटल्स का जीतने वाला 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर है जो इटली के हैं, और उप विजेता डेनियल मेदवेदेव है जो रूस के हैं। यदि महिला एकल में यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने जीता है, तो महिला एकल में एरिना सैबलेंका जो बेलारूस की है। एरिना सैबलेंका महिला एकल का टाइटल जीती है ऑस्ट्रेलिया ओपन का, जो बेलारूस की है। और किसे हराकर जीती है? झेंग किनवेन को हराकर, चाइना के झेंग किनवेन को हराकर जीती है। तो 2024 का बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसका आंसर तो कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया? सामान्य ज्ञान है और गणित है। इसमें कहा गया 51 नंबर में, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो लोहे की जो सुई है पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, ये प्रश्न दिया गया है। तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण से तैरती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के सहसंजक बल का मान सुई के गुरुत्व बल से अधिक होता है, इस कारण सुई उस पर तैरता रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 52 में। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? यदि तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। हवा का गर्म या ठंडा होना उसमें आर्द्रता एवं जलवाष्प की उपस्थिति के कारण होती है। यदि वायु ठंडी है तो इसका अर्थ है कि उसमें आर्द्रता या जलवाष्प की मात्रा अधिक है। जैसे जैसे इसकी मात्रा घटती जाती है वायु गर्म होती जाती है, और इस प्रकार वायु का तापमान बढ़ने में उसमें जलवाष्प की धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 53 में। 53 में कहा जाता है ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह क्या कहलाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह बैटरी है। बैटरी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बैटरी है ऐसा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ग्रेफाइट को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। D2O द ग्रेफाइट का प्रयोग आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टर में साधारण जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ग्रेफाइट को मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन है तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन है जो आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो जर्मनी के थे। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे। यह इन्हें प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियत के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए बी सही आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 56 में। निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? तो जीपीएस किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जीपीएस है जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए प्रयुक्त होता है। 57 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 57 में है चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई है जो किस तरह संकेत करती है? तो वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है चुंबकीय सुई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चुंबकीय सुई है जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 58 में भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में जो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार है वो गोलाकार हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्या होगा? गोलाकार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है 59 में हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट देखेंगे तो हीरे की खनिजीय बनावट एक तरह का क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप है हीरा।
और इसका खनिज में कार्बन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यह किम्बरले के लाइट पत्थर के रूप में पाया जाता है। इसकी शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। हीरा की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए इसी में हीरा के बारे में, हीरा का जो घनत्व है कितना है, 3.67 है, जबकि इसका अपवर्तनांक 2.44 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.44 होता है। 60 नंबर प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो कौन से पदार्थ का विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? यदि हम इसे देखें तो वह चांदी है। चांदी के विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन सी पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 61 में, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो किसमें कार्बन नहीं है ये दिया गया है, तो ग्रेफाइट में तो कार्बन है ही, हीरा में कार्बन है ही, कोयला में कार्बन है ही, तो बालू में कार्बन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो अमोनिया क्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर में अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर में अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्लीचिंग पाउडर में अमोनियम क्लोराइड होता है। सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सॉरी दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण भी जिसे कहते हैं उसमें होता है। यह एक सफेद चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl है। इसका उपयोग कीटनाशी, जल शोधन में, कपड़ा, कागज एवं जूट शोधक में व्यंजक चूर्ण के रूप में काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 63 में, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों 64 में कहा गया है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में उपयुक्त मुख्यतः उपस्थित क्या है? तो वह CNG में कौन सा सबसे अधिक उपस्थित होता है? तो वह मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, CH4। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 65 में, यदि देखें कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई है? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई है? आईजीमान ने कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आईजीमान ने कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 66 में, नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। तो नील गाय है जो किस कुल में आती है? नीला गाय आपको किस कुल में आती है? तो नीला गाय है जो गाय किसके हिरन के रूप में आती है। हिरन के कुल में आती है नीला गाय। नीला गाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है। कद में यह घोड़े के जितना होता है। यह एक दिवाचर प्राणी है। दिवाचर प्राणी यह भारत में पाई जाने वाली मृग जाति से संबंधित है, हिरन से संबंधित है। हिरन के कुल में आती है नील गाय। 67 में चलें। 67 में कहा गया है, मैच करने के लिए दिया गया दोस्तों, देखिए प्रकंद। प्रकंद क्या है? तो ये अदरक होता है, प्राप्त होता है प्रकंद से। प्रकंद से अदरक प्राप्त होता है और अदरक होता है प्राप्त प्रकंद। ठीक है। स्तंभ कंद है जो स्तंभ कंद से आलू प्राप्त होता है। स्तंभ कंद से आलू प्राप्त होता है। सल कंद है जिससे लहसुन प्राप्त होती है। और धन कंद है जिससे जिमी कंद सूरन प्राप्त होती है। धन कंद से धनकंद, जिमी कंद, सूरत। जिसे हम देखें 3 4 1 2 क्या होगा? 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 68 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है भारत प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो प्रथम पोषक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है हरित पादप जंतु है जो प्रथम पादप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 69 में दिया गया है स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन किस प्रकार होता है? स्तनधारियों में फुसफुस श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। स्तनधारियों में कौन सा श्वसन होता है? तो फुसफुस श्वसन होता है स्तनधारियों में। ऑप्शन नंबर डी यानी फेफड़ों से श्वसन होता है स्तनधारियों में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 70 नंबर प्रश्न की ओर। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मनुष्य की शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 71 में निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? तो किसी स्वप्न को अधिक समय तक याद रखने के लिए कौन सी विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन B6 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। यह
जिसका रासायनिक नाम क्या है? पैरापाइरोडिक्सिन। इसका मुख्य स्रोत यकृत, मांस, अनाज होता है। इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग होती है। इसकी कमी से कौन सा? एनीमिया एवं त्वचा रोग होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। विटामिन B6 है जो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने की सहायक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 72 नंबर प्रश्न में, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। अधिकांश प्राणियों को जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ किसका है? तो 80% पदार्थ इसमें प्रोटीन का है। प्रोटीन का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें साधारणतः बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का खतरनाक कैंसर है दोस्तों, जो इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की कोशिकाओं में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 74 नंबर प्रश्न की ओर। 74 में टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा है जो किसका विशिष्ट उदाहरण है? यह जल योजन रोग के विशिष्ट उदाहरण है टाइफाइड और कॉलरा। जल जन रोग के विशिष्ट उदाहरण है टाइफाइड और कॉलरा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में दाता की आंख की कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके साथ ही करिए इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर करें। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं दोस्तों, लंद फंद ग्रुप में नहीं, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं सभी में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। और वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।